हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर सीवीटी बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको एक बार सॉल्व करा दीजिए किसी एक सेपरेट वीडियो में। तो फाइनली आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जो भी स्टूडेंट सीवीटी के थ्रू बीएड करना चाहते हैं वीडियो को एंड तक देखेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएंगे, क्वेश्चन के लेवल को समझ पाएंगे। आपको बता दें सीवीटी बीएड चाहे पीजीक्यूपी 01 हो, पीजीक्यूपी 01 हो या 74 हो, इन दोनों के सिलेबस में, जैसे जो बीएचयू के लिए सेपरेट है, उन सभी के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस का एक पार्ट है। और इस बार 2022 में जो पेपर हुआ था, जिसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, इसमें कुछ कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस साल या अगले साल इतने ही पूछे जाएं। इसकी संख्या कभी भी बढ़ सकती है। ये होता काफी स्कोरिंग है। आप लोगों को ये भी इन्फॉर्म कर दें कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप 9450341308 पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस देखकर, और आपको चैनल पे एक टीचिंग एप्टीट्यूड की सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी इन क्वेश्चंस को समझने में। तो आपको बता दें, जो आपका पेपर होता है दो पार्ट में होता है। पार्ट ए जो होता है उसमें आपके जनरल टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को मैंने ये भी सॉल्व कराया, इसका भी, इस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट बी में मतलब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पोर्शन आ जाता है बीच में। आइए उसको सॉल्व करते हैं। इस पेपर में आप देख पाएंगे, ये पेपर कैसे अवेलेबल हुआ है ये भी आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया था, तो जब ये क्लेम के लिए आता है या आंसर की रिलीज होती है, तो उसी के साथ ये वही डाउनलोड कर पाते हैं जिनका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, जो लोग फॉर्म फिल किए रहते हैं। तो ये सोर्स है। ये जो पेपर है इसका एग्जाम आप यहाँ देख सकते हैं, 10 सितंबर 2022 को हुआ था इसका एग्जाम। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के पेपर का ये एक सेक्शन है। और इसमें क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग की स्क्रीन पे है। ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसके नेचर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और नॉट करेक्ट। आप ध्यान रखिएगा, एनटीए हमेशा क्वेश्चन को सिंपल वे में नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें जरूर डालता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप ट्विस्ट देखेंगे, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट। अब वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, आपको इसके लिए इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। उसी तरीके से हिंदी में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो अब हम लोग बारी बारी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ऑल चिल्ड्रेन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल फॉर लर्निंग, सॉरी, ऑफ लर्निंग, ये भी सही बात है। चिल्ड्रन लर्न इन वैरायटी ऑफ वेज, वेरियस वेज, ये भी अभी हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रन आल्सो लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑल लर्निंग हैपेंस एट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ओनली। ये थे आपके स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, ऊपर आपको लिख दिया आपसे क्या पूछना चाहता है, चार स्टेटमेंट दे दिए। अब यहाँ पे पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन ए ओनली, ए बी, सी ए ओनली और डी ओनली। आप सभी लोग आंसर भी कर सकते हैं। और एक बार जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में है उनके लिए भी मैं पढ़ दूं। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि सभी बच्चे नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से सीखने हेतु अभिप्रेरित होते हैं और अधिगम के योग्य होते हैं। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। बच्चे अनुभव और प्रयोग के माध्यम से भी सीखते हैं। अधिगम केवल औपचारिक संस्थानों में होता है। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि अधिगम जो है लर्निंग, उस जरूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में ही हो, वो घर में भी लर्निंग होती है। हम नेचर से भी सीख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल, कॉलेज और किसी इंस्टीट्यूशन में ही लर्निंग होती है। तो ये क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट। देखिए बाकी सब करेक्ट है कि ऑल चिल्ड्रेन और नेचुरली मोटिवेटेड। हमारे अंदर नेचुरली भी मोटिवेशन होता है कि हम नई चीजों को सीखना चाहते हैं, हम नई चीजों के लिए क्यूरियस भी होते हैं। और चिल्ड्रेन लर्न इन वैरायटी ऑफ वेज, वेरियस वेज। बच्चे जो है वो कई तरीके से सीखते हैं, कोई खेल के, कोई पढ़ के, सुन के, देख के, समझ के, इस तरीके से। चिल्ड्रेन आर आल्सो लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुभव और प्रयोग के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं, हिंदी में लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए होगा कि ये करेक्ट नहीं है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन ने पूछा है इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्ट।
इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अभी आगे के क्वेश्चन और क्लियर होते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। हालांकि ये सब जो पोर्शन है आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप पढ़ लेंगे तो ये काफी स्कोरिंग पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, और आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाता है। हिंदी में भी उसी तरीके से केवल डी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी के हों, उनको ये जो पोर्शन होता है पार्ट बी, वो बाइलिंगुअल मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग। हिंदी में हम कहें, अगर इस प्रश्न को पढ़े तो विद्यालयी मतलब स्कूलिंग जो है, शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए। आप बताएं। मदर टंग। इसका मतलब है कि प्राइमरी लेवल में जब बच्चे पढ़ें तो उनके पढ़ने का जो मीडियम हो वो क्या हो। मदर टंग हो, इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल हो, या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। हिंदी में देखेंगे क्या मातृभाषा में उन्हें सिखाना चाहिए, अंग्रेजी में, द्विभाषा या दो भाषाओं में, या राज्य संबंधित आधिकारिक भाषाओं में। जैसे हमारे देश के में जितने भी राज्य हैं उनकी अलग अलग राज्य की भाषाएं भी हैं, उन राज्यों की अलग अलग आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये सिंपल है। आपको बता दें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पे ज्यादा फोर्स किया गया है कि मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए। वो जो भी मदर टंग हो, उस रीजनल जहाँ का वो स्कूल हो, उसके अगर बच्चे के मदर टंग में चीजों को पढ़ाया जाएगा तो वो उन्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, उन चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए मदर टंग मातृभाषा पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हाँ, ये भी साथ ही साथ बता दूं कि ये जो पेपर है, जो हमारे पेड ग्रुप में स्टूडेंट हैं उनको ये मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, लिखा है एज ए स्कूल टीचर हाउ विल यू नॉट प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग इन स्टूडेंट्स। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, लिखा है विद्यालय के एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नहीं करने का मतलब है कि ये चार आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आप चार सेंटेंस हैं, इनमें वो कौन सा वे है जिससे बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। अभी नहीं समझ में आया, देखिए ऑप्शन फर्स्ट देखिए, बाय कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये इफेक्टिव लर्निंग का यहाँ पे देख, प्रभावी अधिगम के लिए ये जरूरी होता है कि हम बच्चों को वही सिखाएं जो कि मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जो कि उनके पास्ट से रिलेटेड हो। जैसे बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, तो उसमें हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं, उससे जोड़ के बताते हैं, तो ये तो जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नॉट प्रमोट, मतलब इसमें कोई एक ऐसी लाइन है जो कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए उतनी यूजफुल नहीं है। देखिए, बाय प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन, क्या बच्चों को रट्टा लगा कर अगर पढ़ाया जाए तो क्या उससे प्रभावी अधिगम होगा। मतलब यहाँ प्रभावी अधिगम और इफेक्टिव लर्निंग का मतलब है क्या वो अच्छे ढंग से उस चीज को सीख पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो और आगे के ऑप्शन पढ़ लीजिए, बाय मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम लाइफ। ये भी सही बात है कि देखिए, परीक्षा को अगर अधिक लचीला बनाया जाएगा, मोर फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, तो क्या होगा कि बच्चों को परेशानी नहीं होगी। जैसे आज भी हम लोगों को एग्जाम फोबिया है, एग्जाम को लेकर ऐसा होता है, सभी लोगों में होता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, एमसीक्यूज, उससे डर नहीं होगा और ये इफेक्टिव लर्निंग होगी, बच्चे सीखेंगे, एग्जाम भी देने आएंगे। बाय कैटरिंग टू, यहाँ पे देखिए लिखा साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रबंध द्वारा भी उनको सिखाया जा सकता है। अगर आप देखते हैं कि बच्चा जो आपके क्लास में है वो साइकोलॉजिकली, मतलब वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो किन चीजों में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, इन सारी चीजों को देखकर तो उससे और टीचर क्या करता है कि आप टीचर होने के नाते उसको और समझ पाते हैं और उसको उस एग्जाम्पल से सिखाया समझा पाते हैं। इस ऑप्शन में जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बाई प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन। मतलब रट्टा लगाकर कंठस्थ कराना कोई इफेक्टिव लर्निंग नहीं कहलाती है, न ही ये यूजफुल होता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था नॉट प्रमोट, अगर प्रमोट की बात लिखता, अगर प्रमोट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन से इफेक्टिव वे हैं इफेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, तो ये इसको छोड़ के बाकी ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। तो इसका जो, सॉरी यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन बी, बाय प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे अब आपको बताना इसमें कौन सा
जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान आप देखें रखेंगे कि यहाँ पे आपको 4 सेम वही स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए कि आपको एक पढ़ना है, मतलब क्वेश्चंस के आप इसके स्ट्रक्चर को बड़ा हुआ देखकर आप परेशान नहीं होंगे। लिटरली बताऊं, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये उनके लिए और आसान हो जाता है जिन्होंने ध्यान से चीजों को पढ़ा और समझा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कौन सा, अब इसको मैं एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो नीचे हिंदी लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है उसको देख सकते हैं। एजुकेशन शुड फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ वाइटल लिंक्स बिटवीन चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एट होम एंड स्कूल। शिक्षा द्वारा बच्चों के घर और विद्यालय के अनुभवों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ियों के निर्माण में सुगमता लाई जानी चाहिए। ये सही बात है कि एजुकेशन के थ्रू बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो घर का हो विद्यालय का हो, उसके बीच में भी उसको लिंक्ड होना चाहिए, उसको जोड़ के बताना चाहिए कि घर में आप ये चीज ऐसे करते हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, इससे करने से ये होता है, ये सारी चीजें। तो उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं लगेगा कि स्कूल में सिर्फ स्कूल की बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। ठीक है, आप में से जो स्टूडेंट समझ रहे हैं इसको आप समझ लीजिए कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो जो सही लगेगा उसको आप एक छोटा सा भी टिक लगा सकते हैं। हालांकि आप लोगों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये तो अब वो हट गया, लेकिन आप उसको कंसीडर करें रखेंगे। एजुकेशन शुड बी ए कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। शिक्षा जो है आत्म खोज की एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, और बिल्कुल होती भी है, ये भी करेक्ट है जो ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑप्शन सी जो है वो लिखा है एजुकेशन मस्ट प्रमोट एंड नरिश ए वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज एंड स्किल इन चिल्ड्रेन एज पॉसिबल। शिक्षा द्वारा यथासंभव बच्चों में क्षमताओं और कौशल की व्यापकता को प्रोत्साहित और पल्लवित किया जाना चाहिए। ये भी सही बात है, एजुकेशन से ये सब पॉसिबल है कि आप स्टूडेंट के जो कैपेबिलिटीज हैं, स्किल हैं, उसको और प्रमोट कर पाए, नरिश कर पाए। और एजुकेशन मस्ट बी सीन एज ए लिबरेटिंग प्रोसेस। इसका मीन हिंदी में आप देख लेंगे कि शिक्षा को एक विमोचनकारी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसके चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आप फिर यहाँ पे देखिए लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो ये एजुकेशन को लेकर सारे स्टेटमेंट थे, आप देख पाएंगे इसके स्टार्टिंग में एजुकेशन है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा पढ़ना होगा, और इतना टफ नहीं है। बस चीजों को अगर जान लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे लिए ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग चिल्ड्रेन विद विजुअल इंपेयरमेंट इन क्लासरूम। एक शिक्षक का, हिंदी में देख लीजिए, शिक्षक की कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चों की सहायता में क्या भूमिका होती है। मान लीजिए आप इसको, जो भी क्वेश्चन हो उसको आप खुद पे अप्लाई करें, आप अपने को माने एज ए टीचर। आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में कोई विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है, दृष्टिबाधित में हो सकता है वो स्लाइटली देख पाता हो, या उसको देखने संबंधित प्रॉब्लम है, या ब्लाइंड ही हो, वो कंप्लीटली नहीं देख पाता हो चीजों को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, और आप एक तरीके से आपका क्या रोल होगा उसको देखेंगे। ऑप्शन ए है टीचर शुड टीच देम सेपरेटली। क्या शिक्षक को उन्हें अलग से शिक्षा देनी चाहिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप अगर एक क्लास में हैं, आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आप इस मेंटलिटी से नहीं पढ़ाएंगे कि इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ये गलत मेंटलिटी होती है। तो आपको बता दें कि ये जो बिहेवियर है, ये जो रोल है, ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू टीचिंग एप्टीट्यूड, या आप कह सकते हैं टीचर्स बिहेवियर। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस वीडियो भी है, आप चैनल पे देख पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे। टीचर शुड मेक हिम और हर रियलाइज हिज और हर लिमिटेशन। क्या शिक्षक को उनकी सीमाओं का एहसास कराना चाहिए। क्या शिक्षक ये कहेगा कि आप देखने में कमजोर हो तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, आप क्यों यहाँ तक आ रहे हो पढ़ने के लिए, आपका तो काम चल जाएगा। ये सब काम नहीं है शिक्षक का, ये रोल नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रोल हमें बताना है जिस तरीके से टीचर जो है इस कैटेगरी के बच्चों के या इस स्पेसिफिक टाइप के बच्चों की मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो टीचर तभी सहायता कर सकता है जब टीचर शुड अडॉप्ट इंक्लूसिव पेडागोजी। देखिए शिक्षण शास्त्र जो है, शिक्षक को समावेशी शिक्षण शास्त्र की अनुकूलित करना चाहिए। इसका मतलब है कि
वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चले। शिक्षण शास्त्र का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अप्रोच होते हैं जो कि टीचिंग में यूज किए जाने चाहिए। और उसके बाद है टीचर शुड रेफर हिम हर टू स्पेशल स्कूल। क्या टीचर को ये कह देना चाहिए कि आप किसी ब्लाइंड स्कूल में जाके पढ़िए, यहाँ ना पढ़िए? ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है, टीचर शुड अडॉप्ट इंक्लूसिव पेडागोजी। तो ये ध्यान रखिए, मतलब शिक्षक का क्या रोल होगा कि वो सभी लोगों को एक साथ लेकर चले, और जो कमजोर बच्चे हैं तो उनके लिए अलग स्ट्रेटजी वो जरूर बना के चले साथ ही साथ। तो यहाँ पे इसलिए इंक्लूसिव की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। हिंदी में देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ये बताना है, और इसको आप खुद फील भी कर सकते हैं, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी फील कर सकते हैं कि आप किसको इफेक्टिव टीचर मानते हैं, कि प्रभावी शिक्षक आपके नजर में कौन है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, टीचर मस्ट डील विथ ए वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी एंड चैलेंज। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यापक क्षमताओं और चुनौतियों से निपटना चाहिए। ये सही बात है कि ये सारी चीजें हैं, टीचर के ही रोल इसमें रहता है कि टीचर पहले तो उनको पहचाने, उनकी एबिलिटीज को पहचाने, और उनको वाइड रेंज और जितने भी चैलेंजेस है उनको उससे निपटने के लिए, उसको डील करने के लिए उनको मजबूत बनाए। तो ये तो सही है। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमें जो गलत है इसमें स्टेटमेंट, उसको हमें फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे यहाँ पे बी देखेंगे स्टेटमेंट, टीचर मस्ट अडॉप्ट इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट टू चिल्ड्रंस नीड। शिक्षक को शिक्षण और जो विद्यार्थियों की आवश्यकता के मूल्यांकन को अनुकूलित करना चाहिए। उनको हमेशा देखना चाहिए कि बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों की जरूरत क्या है। ये भी सही है, ये भी एक इफेक्टिव टीचर का कैरेक्टरिस्टिक है, या विशेषता कह लीजिए, उसकी क्वालिटी है। यहाँ पे क्वालिटी भी लिखा हुआ हो सकता है आपको क्वेश्चन में। ऑप्शन सी देखेंगे, टीचर शुड बूस्ट सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये भी जो बहुत जरूरी है कि टीचर का ये भी काम है कि, और अच्छे टीचर वही है जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, आपको आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाएं, आत्मविश्वास आपका बढ़ाएं। उस तरीके के टीचर इफेक्टिव टीचर कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। शिक्षक को विद्यार्थियों को अनुशासित करने में सख्त होना चाहिए। आपको बता दें, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे जो थोड़े नेगेटिव टाइप के हैं, जैसे आपको शक्ति पसंद नहीं है, तो ये एक टीचर की, एक इफेक्टिव टीचर की क्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव टीचर की बात किया गया है। तो आप एक आइडियल टीचर को लेंगे, तो उसमें ऑप्शन डी विल बी द इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये इफेक्टिव टीचर की क्वालिटी नहीं है कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन कराने के लिए काफी स्ट्रिक्ट हो। तो इसलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एज ए टीचर हाउ वुड यू नॉट रिड्रेस इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर एमंग द स्टूडेंट्स। आप एक टीचर होने के नाते, हिंदी में आप देख सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में लैंगिक विषमताओं को, इनइक्वालिटीज ऑफ जेंडर को कैसे निवारण करेंगे, कैसे निवारण नहीं करेंगे होगा। आप पूछेंगे सर क्यों, यहाँ पे देखिए नॉट लिखा है। एग्जाम में आपको ऐसे, क्योंकि एनटीए जो क्या है कि ये इसके कई क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि एग्जाम में जो इंग्लिश में लिखा होता है क्वेश्चन, उसी को रेफरेंस माना जाता है, हिंदी को उसका ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए इस हिंदी का जो इसका ट्रांसलेशन है, ये नहीं लिखा ही नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो आप गलत कर लेंगे, इसको गलत गलत कर देंगे, क्योंकि आप इसमें राइट चीजें ढूंढेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे बताना क्या है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे, हमें अगर इस क्वेश्चन में नॉट हटा दे तो इसका मतलब होगा कि एक टीचर होने के नाते आप किस तरीके से जो जेंडर इनइक्वालिटीज हैं, जो लैंगिक विषमताएं हैं कि लड़के तेज हैं, लड़कियां कमजोर हैं, लड़कियां तेज हैं, लड़के कमजोर हैं, मतलब ये सब जो चीजें हैं, इनको आप कह सकते हैं कि इनको निवारण के लिए, इसको आप अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को क्या क्या नहीं करना चाहिए, या इससे नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आया तो इससे समझिए यहाँ नहीं लिखा है, तो आपको अपोजिट ढूंढना है। आप ऑप्शन पढ़िए, यू वुड मेक स्टूडेंट्स री एग्जामिन एग्जिस्टिंग रियलिटी। आप विद्यार्थियों की मौजूदा यथार्थों की दोबारा जांच करने के लिए कहेंगे।
आप पहले ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके क्लास, आपके स्कूल, आपके कॉलेज में ऐसी समस्या है तो किस लेवल तक है, तो उसको जानने के बाद ही आप उस समस्या को सॉल्व कर पाएँगे। लेकिन हमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि नॉट रिड्रेस, तो ये इससे तो सॉल्व होती है, लेकिन हमें ऐसी इस ऑप्शन में ही हम एक ऐसा स्टेटमेंट देखेंगे जिससे कि उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता होगा या नेगेटिव होगा। देखिए, यू शुड फैसिलिटेट द फॉरगिंग ऑफ न्यू वैल्यूज ऑफ सोसाइटी दैट थ्रेट वुमेन एंड मेन इक्वली। आप समाज के उन मूल्यों के निर्माण में सहायता करेंगे जिनमें महिलाओं और पुरुषों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये भी सही बात है। ये इक्वलिटीज लाने के लिए आप ये करेंगे कि वो सारी चीजें बताएंगे, वो सारे गेम्स बताएंगे जो फीमेल और मेल सभी लोग खेलते हो, मतलब इस तरीके की चीजें। सी देखिए, आप विद्यार्थियों को ये समझाने में सहायता करेंगे कि पुरुषों और महिलाओं में विशिष्ट क्षमताएं, अक्षमताएं, मतलब यहाँ पे एक यूनिक कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज क्षमताएं होती हैं। ये भी सही बात है। इससे जेंडर इक्वलिटीज कम की जा सकती है। आप विद्यार्थियों से कहेंगे कि पुरुष को कठिन काम करने चाहिए जबकि महिलाओं को आसान कार्य में लगना चाहिए। इंग्लिश में देखेंगे, यू विल टेल स्टूडेंट दैट मैन शुड डू टफ टास्क वाइल वुमेन शुड बी एंगेज्ड इन इजी वर्क। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप इस प्रॉब्लम को, जेंडर इनइक्वलिटीज की प्रॉब्लम को रिड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा था नॉट रिड्रेस, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरीके से हिंदी में आप देखेंगे तो आप ऑप्शन डी इसका होगा, जिससे निवारण नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे है, हाउ वुड यू एड्रेस स्टूडेंट्स फिजिकल डिफरेंसेस इन द वे दैट डज नॉट कॉल अननेसेसरी एक्शन टू द वेरिएशंस। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा एक बार में। क्यों नहीं आएगा? आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। आप किस प्रकार विद्यार्थियों की शारीरिक भिन्नताओं पर ध्यान देकर समाधान करेंगे कि उससे परिवर्तन के लिए अनावश्यक रूप से कदम न उठाना पड़े। मतलब आपके क्लास में फिजिकल डिफरेंसेस हैं। फिजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे मेंटल डिफरेंसेस होता है, कोई तेज होता है पढ़ने में, कोई कमजोर होता है, कोई एवरेज होता है। तो फिजिकल डिफरेंसेस में क्या होता है? कोई हाइट में छोटा है, बड़ा है, ज्यादा लंबा है, मोटा है, ये सब क्या है? ये फिजिकल डिफरेंसेस हैं। तो उसको एक टीचर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को या इन चीजों को आप कह सकते हैं कि इसको समाधान कर पाता है, तो उसके लिए सिंपली क्या है, आप इस ऑप्शन में देख पाएंगे, मेक सीटिंग अरेंजमेंट दैट आर बेस्ड ऑन हाइट। आप टीचर क्या करेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा करेगा कि जो हाइट पे बेस्ड हो, या बैलेंस स्पोर्ट्स एंड गेम दैट रिफ्लेक्ट साइज एंड स्ट्रेंथ एज वेल कॉग्निटिव, आर्टिस्टिक, सोशल एंड मसल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, क्या उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा। डोंट यूज एंड डोंट अलाउ स्टूडेंट टू यूज निक नेम बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स। क्या यहाँ पे हिंदी में भी आप देख पाएंगे, बैठने के लिए सीट का प्रबंध है जो ऊंचाई पर आधारित होगा। संतुलित खेल और गेम्स के आकार, ये मैंने आपको बता दिया। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उपनामों का प्रयोग न करना और विद्यार्थियों को भी उसका प्रयोग न करने देना। इसका सिंपल जो होगा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका मतलब है कि अगर एज ए टीचर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कि एज ए टीचर अगर आपके क्लास में फिजिकल डिफरेंसेस ज्यादा है तो आप क्या करते हैं, और हर क्लास में होता है, जैसे मान लीजिए कई, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इतने बेंचेस लगे हैं, तो जो छोटे हाइट के हैं उनको आगे बैठने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद जो लंबे हाइट हैं, जिनकी हाइट लंबी है, वो पीछे बिठाए जाते हैं। ऐसे असेंबली में भी, प्रेयर जहाँ होती है वहां पे भी उसी तरीके से लाइन बनाई जाती है। तो इसका कहने का सेंस ये है। पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो 66 का आपने आंसर देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67। क्वेश्चंस को समझते रहें, काफी आसान, काफी सिंपल है। बस आपको इसमें इंटरेस्ट लेना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे या आप इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। Which of the following statement regarding maintaining your relationship with families of student is oblique are correct? देखिए, एज ए टीचर आज के टाइम में आप एक मॉडर्न टीचर हैं, तो आपका ये भी कर्तव्य है कि हिंदी में आप देख लीजिए, विद्यालयों के विद्यालयों के परिवारों के साथ संबंध बनाए रखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। इसका मतलब है कि एक टीचर को या एक
स्कूल को ये भी ज़रूरी होता है कि उसके रिलेशंस टीचर्स के साथ भी टीचर्स के साथ टीचर और पेरेंट्स के बीच भी रहे, जिससे कि वो बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर, बच्चों की कमियों को लेकर एक दूसरे को बता सकें। इसीलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम्स आप सभी लोग फेस किए होंगे। एक ऐसा दिन होता था जो बहुत सारे स्टूडेंट डरते भी थे पीटीएम के नाम को सुनकर। तो अब आप देखेंगे ऑप्शन ए, यू वुड मेन आप एक टीचर हैं मान लीजिए, ठीक है, और आपको स्टूडेंट्स के फैमिलीज के साथ भी एक बेटर रिलेशन रखना है, तो आप क्या करोगे, यू वुड मेंटेन रेगुलर होम स्कूल कांटेक्ट थ्रू फोन और टेक्स्ट, कि आप फोन या टेक्स्ट के माध्यम से नियमित रूप से घर विद्यालय का संपर्क बनाए रखेंगे। नियमित रूप का मतलब डेली नहीं है, यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि पीरियोडिकली, चाहे वो 15 डेज हो, 1 वीक हो। यू विल ऑर्गेनाइज सेलिब्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एफर्ट एंड सक्सेस विद देयर फैमिलीज, ये भी आप जान लीजिए कि आप विद्यार्थियों के प्रयासों और सफलताओं के लिए उनके परिवारों के साथ खुशियां मनाने के लिए समारोह आयोजित करेंगे। आप विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके परिवार के साथ चर्चा करेंगे। टीचर, ऐसा होता भी है कि जब आप टॉप करते हैं या आपके प्रोग्रेस दिखती है तो वो पीटीएम में आपके टीचर आपके पेरेंट्स से बताते हैं। यू विल मेक पेरेंट्स फील वेलकम इन क्लासरूम। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप देख पाएंगे 67। लेकिन आपको यहाँ ये बताना है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इसमें इस तरीके से जो पिछला हमने क्वेश्चन किया, इसमें तो डायरेक्टली हमने ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिया है ए ओनली। क्या आपको लग रहा है आप सभी लोग आंसर देंगे? क्या आपको इससे क्या लगता है कि क्या ऑप्शन ए सही होगा? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा है ए ओनली, तो ऑप्शन ए सिर्फ ए नहीं सही है, ए बी ओनली लिखा है। अगर आप ए और बी को देखें तो इसका मतलब है कि हम सी और डी को डिनाई कर रहे हैं, और यहाँ पे सी ए को देखें तो हम इसका मतलब है कि बाकी को डिनाई कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल, ऑप्शन डी। ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू एक टीचर पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रह सकता है और उसको ये करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको जानना होगा या जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे। व्हाट वुड नॉट बी इफेक्टेड वे टू टीच स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इनमें वो कौन सा तरीका है जो कि ज्यादा सही नहीं है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मतलब जो पढ़ने में, जिसको आप कहते हैं कि आईक्यू लेवल कम होना। आईक्यू लेवल कम होना मतलब 90 से नीचे, 80 से नीचे, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत है, आप जिसको कमजोर या एवरेज स्टूडेंट कह देते हैं या वीक स्टूडेंट कहते हैं, उसके लिए इसमें कौन सा वे है जो कि इफेक्टिव नहीं उनको पढ़ाने के लिए? समझिएगा, यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट बी इफेक्टिव। हिंदी में आप देखेंगे बौद्धिक अशक्तताओं वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका नहीं होगा? देखिए, प्रेजेंट कंसेप्ट इन स्मॉल एंड लॉजिकल स्टेप। अगर एक टीचर किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाते समय जब उसको प्रेजेंट करता है छोटे छोटे वेज में, लॉजिकल स्टेप्स में, तो इससे जो कमजोर बच्चे हैं वो भी सीखते हैं। तो यहाँ पे तो ये करेक्ट होगा, लेकिन हमें नॉट बताना है, जिससे कि इफेक्टिव वे नहीं होगा, हमें वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एनटीए के क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे नहीं होते हैं, और यही दिक्कत है कि ये क्वेश्चन के लेवल को टफ बना देते हैं। यहाँ पे लिखा बी रेडी टू प्रेजेंट द सेम आइडिया इन मैनी वे यूजिंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ये भी सही बात है कि भिन्न निरूपण, मतलब एक टीचर को जो भी चीजें पढ़ा रहा है, जो भी आइडियाज, जो भी फैक्ट्स है, उसको अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग सीख पाए। तो ये तो मान लीजिए ये इफेक्टिव वे है, जो नहीं है उसको हमें ढूंढना है। रेफर्स स्टूडेंट टू स्पेशल स्कूल और यूजिंग टीचिंग मटेरियल दैट डू नॉट इंसल्ट द स्टूडेंट्स। हमें उस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना जिससे विद्यार्थी का अपमान न हो। हमें शिक्षण सामग्री का मतलब है पढ़ाते समय चार्ट ले गए, चार्ट पेपर ले गए, मैप ले गए, इमेजेस ले गए, जो चीजें पढ़ानी है, तो ये भी इफेक्टिव वे होता है। और ये भी ध्यान रखते हैं कि उससे बच्चों को कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, किसी की बेइज्जती ना हो। लेकिन ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि रेफर्स स्टूडेंट टू स्पेशल स्कूल्स। आप बच्चों को ये नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल है, आप लोग किसी और स्कूल में जाके एडमिशन लो, या जहां पे आप लोगों को पढ़ाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग देखेंगे। यू ऑब्जर्व दैट मेनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर फेसिंग स्लो एंड
फॉल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप ये देखते हैं, आप एक टीचर हैं, जब भी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको एक ऐसी कंडीशन दी जाएगी, सिचुएशन दी जाएगी कि आप एक टीचर हैं और आप देखते हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आपने अवलोकन में पाया, आपने ऑब्जर्वेशन किया कि आपकी कक्षा में अनेक विद्यार्थी जो है भाषा संबंधी धीमी और त्रुटिपूर्ण विकास कर रहे हैं। वो पहले तो धीरे मतलब स्लो, उनकी सीखने की स्पीड बहुत कम है। साथ ही वो यहाँ पे फॉल्ट लैंग्वेज मतलब उनका प्रोनंसिएशन या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम? मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। हेल्प देम इन दिस प्रॉब्लम। आप एक टीचर होने के नाते उनको कैसे इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेंगे, तो वो आपको इस स्टेटमेंट्स को देखना है। 4 स्टेटमेंट्स हैं जैसा कि हर क्वेश्चन में था, और इसके अकॉर्डिंग फिर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो ऑप्शन ए आप देख पाएंगे, यू विल टॉक अबाउट थिंग दैट इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। किसी को भी नई लैंग्वेज सिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फ्रेंच, जर्मन या कोई ऐसी लैंग्वेज सिखाना चाहूँ जो कि आप पहली बार सीख रहे हो, तो जब हम उससे इंटरेस्टिंग चीजें बात करेंगे, मतलब उसमें कोई स्टोरी हो गई या कोई ऐसी चीज जो डेली की चीज, जोक्स हो गए या कुछ ऐसी स्लाइटली मतलब, तो वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट बनाते हैं और लैंग्वेज सीखने में। इसीलिए जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट हो सकता है सीखे हों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जर्मन सीखते समय हम लोग छोटे-छोटे पोएम्स, स्टोरी जैसे मिक्की माउस जैसी स्टोरीज को हम लोग ट्रांसलेटेड पढ़ते थे, जिससे कि चीजें समझ में आए, उसको सीख पाएँ। तो ये एक तरीका है, ये भी मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी हम सारे इसको स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यू विल नॉट बी जजमेंटल रिगार्डिंग चिल्ड्रंस लैंग्वेज। एक टीचर होने के नाते और आपका ये काम हो कि आपको लैंग्वेज इंप्रूव करनी है बच्चों में जो स्लो, धीरे बोल मतलब अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, आप जजमेंटल नहीं होंगे कि आप नहीं सीख रहे हो। आप तो लैंग्वेज सीखना एक मुश्किल टास्क होता है। आपको अगर कोई और लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो सीखने में काफ़ी समय लगता है। तो टीचर को उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यू विल बी एक्सेप्टिंग चिल्ड्रेंस एंड देयर लैंग्वेज। आप वो बच्चे जिस तरीके से भी टूटी फूटी इंग्लिश, अगर इंग्लिश पे ही ले लीजिए, हालांकि हमारे कंट्री में इस चीज को लेकर है कि इंग्लिश को लेकर काफी मिसकंसेप्शन है, उसको लेकर और उसको सीखने को लेकर। तो आप बच्चों में उनकी भाषाओं को स्वीकार करेंगे, वो जैसे बोलेंगे आप उनको स्वीकार करेंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो, पहले बोलना सीखो। जब जब भी बच्चा बोलना सीख जाएगा तो बाद में वो खुद उस गलतियों को भी सीख जाएगा। यू विल करेक्ट स्टूडेंट्स वेन एवर दे मिस प्रोनाउंस द वर्ड। देखिए, क्या टीचर हमेशा ये करेगा कि कोई गलत प्रोनाउंस कर दिया वर्ड को तो उसको तुरंत बताए? तो ये जरूरी नहीं है। इससे क्या होगा कि वो बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ बोल रहे हैं, आपने हम लोग इंग्लिश में भी खासकर सभी लोग कोई भी चीज पढ़ते समय किसी स्पेसिफिक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और कोई अगर आपको उस बीच में ही रोक टोक करे कि ये ऐसे बोलना है, तो होगा क्या कि वो बच्चे जो सीख रहे थे वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। उनको हमें रीइंफोर्समेंट करना, उनको इनकरेज करना होता है। तो डी नहीं होगा। इसका मतलब ए बी सी, यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन बी में दिया ए बी सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि ये वो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है, यही वो तरीके हैं जिससे कि बच्चे जो है, जो फेस कर रहे थे उस डिफिकल्टीज लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर, वो सीख पाएंगे। उसके बाद इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, उसको देख पाएंगे आप। यू हैव ए स्टूडेंट इन योर क्लास। देखिए, आपसे डायरेक्टली पूछा गया, हिंदी में लिखा है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जो अपने परिवार की गरीबी के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित है और वो कक्षा में आमतौर पर निराश और हताश रहता है। एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने की स्थिति में ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाता है हमेशा। इंग्लिश में आप देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इससे आप लोग सीख भी पाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग भी है। यू हैव ए स्टूडेंट इन योर क्लास हु इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय पॉवर्टी ऑफ हिज फैमिली। वो काफी गरीब फैमिली से होगा और उससे एक बुरी तरीके से प्रभावित होगा। ही यूजली, आप खुद उसको यूजली सीम्स डिस्करेज एंड डीमोटिवेटेड डीमोटिवेटेड इन क्लासरूम। व्हाट वुड यू डू एज ए टीचर इन दिस सिचुएशन? जैसे आप खुद भी देख रहे हैं, आप एक टीचर हैं, आप देख रहे हैं कि एक बच्चा गरीब होने की वजह से या उस फैमिली से बिलोंग होने की वजह से उस वो काफी
हतोत्साहित और डिमोटिवेटेड है, उसका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन है, वो कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सेम उसी तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ये इसको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ देर इसको देखकर समझें, अगर आप जल्दी से पढ़ के आंसर बता दें, इससे ये होगा कि जो हम लोगों ने अभी ये कंटिन्यूअसली क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आपने क्या सीखा ये पता चल जाएगा। यू विल बिहेव एम्पैथेटिकली विथ स्टूडेंट, आप उसके साथ सहानुभूति, एक आपकी सिंपैथी होनी चाहिए। ये इससे क्या होगा कि उस बच्चे को इससे एक पुश मिलेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी कि हाँ, सर हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा होता भी है। यहाँ पे हिंदी में देखेंगे, आप उस विद्यार्थी के साथ सहानुभूतिक व्यवहार करेंगे। ठीक है? उसके बाद जो सेकंड है वो है, यू विल मेक हिम बिलीव दैट ही कैन सक्सीड विथ गुड एफर्ट्स। सही बात है, आप उसको मोटिवेट करेंगे कि आप खुद में भरोसा रखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आप मेहनत करोगे तो आप अमीर बन जाओगे, मेहनत करोगे तो आप कम से कम इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ये भी सही तरीका है क्या करने का, उसको इस सिचुएशन से बाहर निकालने का। उसके बाद है, यू विल प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इफ ही डज नॉट परफॉर्म वेल। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसको, यहाँ पे देखिए लिखा है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब आप उसको क्रिटिसाइज तो करेंगे लेकिन रचनात्मक आलोचना का मतलब होता है जिससे कि वो अपने इम्प्रूव, मतलब ऐसा नहीं कोई बच्चा अगर गरीब है, वो आप टीचर हैं, वो कम मार्क्स लाता है तो आप उसको डांटेंगे नहीं या उसको किसी तरीके से मोटिवेट नहीं करेंगे। अगर वो 40 मार्क्स लाया तो आप कहेंगे कि आपके मार्क्स कम आए हैं लेकिन आप ऐसी तैयारी करो कि अगली बार आप टॉपर बन जाओ। तो ये क्या हुआ, आप क्रिटिसिज्म किए कि आप 2 महीने से पढ़ नहीं रहे थे इसलिए आपके कम मार्क्स आए, ऐसा ना हो। और फिर साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ोगे तो अगले एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। इससे क्या होगा, ये एक टीचर का अच्छा वे होता है, तरीका होता है जिससे कि इस टाइप के आप इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास के बच्चों को हम इनकरेज कर पाते हैं। लास्ट ऑप्शन लिखा है, यू विल फील सॉरी फॉर द स्टूडेंट एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग लेस फ्रॉम हिम। क्या आप उसको देखकर आप खेद प्रकट करेंगे और उसको कम अपेक्षा रखेंगे? तो एक टीचर का ये गुण नहीं होना चाहिए कि अगर उसके क्लास में कोई पुअर बैकग्राउंड से बच्चा हो तो आप उसको इग्नोर करें। तो इग्नोर आप नहीं करेंगे, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी तीनों राइट आंसर हैं और इस तरीके से आप इसमें मैच कराएंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी ओनली। देखिए इसमें ए ओनली लिखा है, बी और ए बी सी ओनली, तो ये तीनों जो हैं ये सही है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये था आज के टीचिंग। देखिए इसके बाद ये मिसलेनियस होता है तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसको भी आप देख सकते हैं, किंग अशोकास जो इंस्क्रिप्शंस थे वर डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसपेप, और इन्होंने जो ये जेम्स जो थे इन्होंने इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अशोका के समय के इंस्क्रिप्शंस थे, जो लिखी हुई चीजें थी, उसको पढ़ने का काम ये करते हैं। ये 1837 में होता है, ये आप जान सकते हैं। साथ साथ ये जो 11 क्वेश्चन थे 59 से लेकर 70 ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। आई होप आपको क्वेश्चन के नेचर, क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एनटीए कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, उन चीजों को मैंने बताने का काम किया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से जुड़कर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जुड़कर आप क्लासेस कर पाएंगे, जिससे आप सीवीटी बीएड चाहे पीजीक्यूपी 01 हो चाहे 74 हो, उसकी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड साथ ही साथ और भी अदर एग्जाम्स में जैसे आरआई बीएड में भी पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ों को देखते हुए आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में और भी प्रीवियस ईयर पेपर और क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।